अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर साइमन है और आज अगर बात करें हम अस्थमा के कोजेस की, तो उसमें मोस्ट कॉमन कोजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन आ जाता है, जैसे कि अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है ऑलरेडी और उसको हमने एडवाइस किया हुआ इनहेलर जो है ना, अब या तो वो इनहेलर जो है ना वो प्रॉपर टाइम के साथ यूज नहीं कर पा रहा होगा, या अगर कर रहा होगा तो गलत तरीके से यूज कर रहा होगा जैसा उनको सिखाया जाता है, क्योंकि इनहेलर को यूज करने का भी प्रॉपर तरीका है। अब वो इम्प्रॉपर तरीके से कर रहा होगा या प्रॉपर डोजेज नहीं ले रहा होगा, तो तब भी अस्थमा जो है ना ये डेवलप हो सकता है। और दूसरा, अगर एनवायरमेंटल कोसेज में आए तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन मोस्टली, तो उनकी वजह से भी अस्थमा जो है ना एग्जासर्बेट हो जाता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होता है, तो इन्फ्लामेशन यहाँ आके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी करवा देती है, तो उसको अस्थमा डेवलप हो जाता है। फिर इसके बाद एलर्जी, एलर्जी भी मोस्ट कॉमन आता है भाई अस्थमा में। अस्थमा जो एटोपिक अस्थमा होता है उसमें भी एलर्जिक जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है। एलर्जी यानी कि कोई पोलिन या किसी दरख्त का जो झाड़ होती है उससे हो सकता है, या जो हमारे पास कोई कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी स्मेल होती है, उनकी जो गंदगी होती है उससे हो सकता है। फिर ये जो डस्ट वगैरह उससे हो सकता है। जो बिल्ली कुत्ते या परिंदों के जो पर वगैरह होते हैं, बाल वगैरह होते हैं, उनसे भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। वो बाल अंदर चला गया, वहां जाके उसने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। और अगर बात करें पोल्यूशन की, इसी तरह जो एलर्जी वगैरह में, अब पोल्यूशन में क्या होता है, फैक्ट्री के करीब है, उसका स्मोक वगैरह, फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वो इंड्यूस करवा सकता है अस्थमा को, जो है ना वो एग्जासर्बेट कर सकता है। और मोस्ट कॉमनली जो हम पेशेंट्स में देखते हैं वो वेदर चेंजेस में, जैसे कि सर्दियों में जो है ना वो ल्यूकोट्राइन्स जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना सर्दियों में ज्यादा जो है ना अस्थमा वाले पेशेंट जो है ना ज्यादा फेस कर रहे होते हैं एक्सासर्बेशन को। तो वेदर चेंजेस जो है ना वो भी जो है ना वो कोस करवा सकते हैं अस्थमा को। फिर एक्सर्शनल होता है अस्थमा ना, कि ज्यादा बंदा काम कर रहा है, वर्कलोड बढ़ा है, उसके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी अस्थमा डेवलप हो सकता है। डिमांड बढ़ती है ना उसमें, तो उसमें भी पेशेंट को उनके ब्रोंको डायलेशन होनी चाहिए, जैसे वर्कलोड बढ़ता है ब्रोंको डायलेशन होती है, ताकि ज्यादा ज्यादा सांस आए। अब एस्थमा वाले पेशेंट में ब्रोंको डायलेशन जो है ना इतनी प्रॉपर नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो एक लिमिट तक जो है ना वो डायमीटर उनका बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से भी एक्सर्शनल एस्थमा डेवलप हो सकता है उनमें। फिर कुछ जगहों पे ना हमें कोमोर्बिड कंडीशन भी देखनी होती है, जैसे कि गर्ड के पेशेंट में जो है ना वो एस्थमा डेवलप हो सकता है, उसमें एस्पायरेशन भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं वो भी देखनी होती हैं। फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो एस्थमा करवा सकती हैं, जैसे कि एस इनहिबिटर्स आ जाते हैं इसमें, और अदर एंटीबायोटिक्स भी हैं, जैसे कि सल्फाइड्स वगैरह, ये जो है ना खाने में जो मौजूद होती हैं ये भी अस्थमा कोस करवा देती हैं। फूड एलर्जी हो वो भी अस्थमा कोस करवा देती है। तो मुख्तलिफ एलर्जी, अर्टिकेरिया वगैरह ऐसी कंडीशंस जो होते हैं वो भी अस्थमा करवा देती है। एलर्जी कोई भी कंडीशन हो अस्थमा करवाती है, क्यों? क्योंकि एलर्जी जो होती है ना, जब पूरी बॉडी में एनाफिलेक्टिक शोक या इस तरह के कोई कंडीशन अर्टिकेरिया डेवलप होता है, तो उसमें भी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नेचुरली होती है, तो नॉर्मल पेशेंट में भी उस टाइम पे अस्थमा डेवलप हो सकता है।